नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे समकालीन भारत और शिक्षा। ये एक पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं उनका जो सिलेबस है उसमें उन्होंने देखा होगा समकालीन भारत और शिक्षा नाम से एक पेपर है। इस पेपर में आपको क्या क्या स्टडी करनी है, कितनी यूनिट है, इस सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो पेपर में अगर देखा जाए तो टोटल 4 या 5 यूनिट हैं। इस पूरे पेपर में आप भारत में शिक्षा किस रूप में आई और शिक्षा को किस तरह से लिया जाता है, कौन कौन से सुधार या विकास उसमें हुए हैं, किस किस क्रम में वो आगे बढ़ी है, इस पर पूरा फोकस किया गया है। जैसे पहले पेपर था बाल्यावस्था और विकास का, उसमें बच्चे के ग्रोथ के बारे में था कि बच्चे किस तरह से ग्रोथ करता है और डेवलप होता है, उसके शारीरिक और मानसिक। इसी तरह इस पूरे पेपर में भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था किस चरणों से होकर गुजरी है और क्या क्या सुधार उसमें हुए हैं, उन सब पर डिटेल में बात की गई है। तो पहली यूनिट में आपको शिक्षा कहते किसे हैं, शिक्षा का मतलब, एजुकेशन का मतलब होता क्या है, उसमें एजुकेशन की डेफिनेशन, उसका स्कोप, उस एजुकेशन देने वाली संस्थाएं, एजेंसियां कौन कौन सी हैं, उस पर डिटेल में पहली यूनिट में बात की गई है। एजुकेशन को भारत में व्यवहारिक रूप से सब लोग रोज़गार के रूप में लेते हैं कि एजुकेशन जो है वो रोज़गार देने का काम करते हैं, लेकिन एजुकेशन की ये परिभाषा नहीं है। एजुकेशन का मतलब है, शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा मूल रूप से इस समाज में इस तौर पे आई थी कि ये सब एक साथ मिलकर किस तरह से हम रह सकें, वो जीवन यापन कैसे कर सकें, उन सब चीज़ों को लेकर शिक्षा आई थी। तो इस पहली यूनिट में आप शिक्षा का अर्थ समझेंगे, उसका क्षेत्र, उसे प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर शिक्षा प्रदान करने वाली जब संस्थाओं की बात आती है तो उसमें सबसे पहले परिवार आता है। परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है, बच्चा वहीं से सीखता है। बच्चे की पहली पाठशाला जो है वो परिवार है। फैमिली से ही हम शुरू में जो एजुकेशन है वो फैमिली के संस्कार, जिस फैमिली में हम जन्म लेते हैं, जिस कल्चर और जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, उसी से हम सीखते हैं। फिर स्कूलिंग हम कहाँ करते हैं, उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि एजुकेशन पर। और फिर वो समुदाय, जिस समुदाय से हम, जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं, उसमें भी उसकी भी कुछ ट्रेडिशनल, कुछ संस्कृतियाँ रहती हैं, उन्हें भी हम समझते हैं और देखते हैं। फिर स्टेट यानी राज्य या सरकारें किस तौर पर एजुकेशन को देती हैं या प्रदान करती है। जैसे हमने अभी वर्तमान में अगर हम बात करें, लंबे अरसे तक हम देखते आ रहे हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सरकार के द्वारा दी तो जा रही है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। विश्वास किस पर कर रहे हैं? प्राइवेट एजुकेशन पर, जो प्राइमरी एजुकेशन में है। तो वो अंतर कैसे आया, राज्यों से वो प्राइवेटाइजेशन में कैसे आया, ये सारी चीज़ें हैं। स्कूल, परिवार, समुदाय, राज्य, इनका अर्थ क्या होता है, स्कूल किसे कहेंगे, परिवार किसे कहेंगे, राज्य किसे कहेंगे, समुदाय किसे कहेंगे, इन सारी बातों पर इसमें डिटेल से आप इस यूनिट में पढ़ोगे। राज्य की डेफिनेशन भी पढ़ोगे, किस तरह से डेमोक्रेटिक राज्य बने, फिर डेमोक्रेटिक राज्य की क्या आवश्यकता है, वो किस तरह से अपने नागरिकों को एजुकेशन देना चाहती है। फिर इस पहली यूनिट में ही हम देखेंगे कि शिक्षा कितने प्रकार की होती हैं। तो वैसे अगर हम शिक्षा को देखें तो मूलतः 2 रूपों में हमें दिखाई देती है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये हमें दिखाई देती है। जो औपचारिक शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन हम जिसे कह रहे हैं, वो आप किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, स्कूल से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से आप लेते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो आप फैमिली से, सोसाइटी से या अपनी कम्युनिटी से वो आप प्राप्त करते हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षा है उसमें अंतर क्या है और उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है, इस पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इस पर भी देखना पड़ेगा। इसी यूनिट में मानव जीवन में शिक्षा का योगदान और महत्व, शिक्षा मानव के जीवन में किस तरह से योगदान करती है, उसका क्या महत्व है। क्या ऐसा है कि बिना, जिन लोगों ने शिक्षा ग्रहण नहीं की वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते? करते हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि एजुकेशन नहीं ली लेकिन वो बिजनेस में बड़ा नाम कर जाते हैं। फिर एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, क्या, तो ये अंतर भी हमें देखना पड़ेगा कि मानव जीवन में वो शिक्षा किस रूप से आती है। इसका मतलब ये है कि फॉर्मल से अनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा कुछ ज़्यादा रोल प्ले कर देती है। तो पूरी यूनिट में ये आप चीज़ें समझेंगे। इसी पेपर की जो दूसरी यूनिट है उसकी अगर हम बात करें तो जहाँ हम स्टेट की बात करेंगे, स्टेट यानी कि राज्य या सरकारें, जो डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, वो आपको किस तरह से एजुकेशन देने में
आपकी सहायता करता है और किस तरह की एजुकेशन आपको देता है। ये जब हम स्टेट की बात करते हैं तो फिर बात आती है संविधान की, संविधान में वर्णित प्रावधानों की। तो दूसरी यूनिट में भारत में जो संविधानिक प्रावधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें शिक्षा के लिए जो जो प्रावधान किए गए हैं उन पर डिटेल में बात की जाएगी। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है आप उसे पढ़ोगे, उसे समझोगे, वो प्रस्तावना क्या कहती है, जहाँ वो हम भारत के लोगों के बारे में कहती है। दूसरा, मौलिक अधिकार, भारतीय नागरिकों को संविधान कौन कौन से राइट देता है, उन अधिकारों में क्या शिक्षा का अधिकार भी है तो वो कौन सी धारा में है और किस धारा में है और वो कितना अधिकार हमें मिलता है, क्या किस तरह की शिक्षा हमें देता है। नीति निर्देशक तत्व, कॉन्स्टिट्यूशन में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, वो राज्य को या सरकारों को निर्देशित करते हैं कि किस तरह से समाज और व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। इस पर वो डिटेल में बात करते हैं। हालांकि ये बेसिक अंतर है कि नीति निर्देशक तत्व एक तरह से एथिक्स की बातें करते हैं, नैतिकता की बातें करते हैं, उनके पीछे कोई कानूनी डंडा नहीं है। सरकार माने ना माने ये सरकार पर डिपेंड करता है। इसीलिए बहुत सारी सरकारें नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनका पालन नहीं करते। इन्हें भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिर संविधान में शिक्षा संबंधी कौन कौन सी धाराएं या अनुच्छेद हैं उन्हें आप डिटेल में देखेंगे। कुछ अनुच्छेद जैसे हमने लिखे भी हैं कि अनुच्छेद 28 है, 29 है, 30 है, 45 और 46 है, 343 है, 350 है। ये बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कौन कौन से शिक्षा से संबंधित अधिकार मिले हुए हैं। जैसे कि अब प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो गई है, अब सरकार प्राथमिक तौर पर एजुकेशन देती है, अनिवार्य शिक्षा है, सभी के लिए शिक्षा है। तो वो सारे प्रावधान इसमें आएंगे। फिर जब आप इस पेपर की तीसरी यूनिट देखेंगे तो तीसरी यूनिट में शिक्षा संबंधित समकालीन मुद्दे, जो आज वर्तमान में कौन कौन से ऐसे इशू हैं जो शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं, आप उन्हें पढ़ोगे, उन्हें समझोगे, वो किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो जब हम समकालीन मुद्दों की बात करते हैं, वर्तमान में कौन कौन से ऐसे इशू हैं जो शिक्षा से रिलेटेड हैं, जो पॉजिटिव या नेगेटिव अपना इफेक्ट डाल रहे हैं, उसमें जब हम मुद्दों की बात करें तो पहला मुद्दा है उदारीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का इशू है और प्राइवेटाइजेशन का इशू है कि वो इनका मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण क्या है, भूमंडलीकरण क्या है, इसे आप समझोगे और इसका शिक्षा पे किस तरह से प्रभाव है ये भी आप देखोगे। सन 1990 से पहले बात करी जाए भारत की, तो भारत एक तरह से आत्मनिर्भरता या दूसरे देशों की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। 1990 के बाद में ये भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण और उदारीकरण जैसे शब्द सुनाई दिए हमें, और इसका आज बड़ा इफेक्ट है। आज दूसरे देशों की एजुकेशन हमारे यहाँ है, हम दूसरे देशों में रोज़गार करने जा सकते हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन एक ये भी है कि इन्हीं वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के कारण हमारी परंपरागत जो मजबूत एजुकेशन थी वो कहीं धराशायी हो गई है। तो इसे आप समझोगे ये क्या अर्थ है और किस तरह से शिक्षा पर प्रभाव डालता है। फिर उस शिक्षा में जो हायर एजुकेशन है उसमें प्राइवेटाइजेशन का क्या रोल है, वो क्या किस तौर की समस्या बनकर उभरी है प्राइवेटाइजेशन, और उसका समाधान क्या है। उस शिक्षा में निजीकरण की समस्या और उसका समाधान, इस पे भी आप पढ़ोगे और समझोगे। प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता और उसकी समस्या, ये एक टॉपिक है इसमें थर्ड यूनिट में, आप इसे भी समझोगे। ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरणीय शिक्षा, ये आजकल बड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इन्वायरमेंट हमें किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है ना, अब और किस तरह से काम इस पर हो रहे हैं, कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है, बाकी पूरी दुनिया मिलकर कैसे इस पर काम कर रही है, कैसे इस समस्या से निपट रही है, इसे भी आप देखोगे। फिर है इसी में स्त्री शिक्षा, दलित शिक्षा, आदिवासी शिक्षा, जो महिलाएं हैं, जो दलित वर्ग है, जो आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए और उन्हें किस तरह की एजुकेशन या उनकी संस्कृति को बचाने के लिए क्या सरकार काम कर रही है, ये इन सारी चीज़ें हमें नोट करनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। तो इन 3 यूनिट में हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अगली जो यूनिट है उसमें भारतीय समकालीन भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत सारे आयोग ऐसे बने हैं जो शिक्षा में सुधार के लिए समय समय पर बनाए गए, अलग अलग प्राथमिक शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर, माध्यमिक शिक्षा को लेकर, तो बहुत सारे इनका भी आपको अध्ययन करना है। जैसे राधाकृष्णन आयोग है 1948 में बना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को लेकर,
मुदारिल आयोग बना 1952 में, माध्यमिक शिक्षा को लेकर बना। हंसा मेहता समिति 1962 में बनी, स्त्री शिक्षा को लेकर बनी। कोठारी आयोग एक बहुत बड़ा बदलाव फिर हुआ भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। वो कोठारी आयोग के द्वारा उन्होंने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों पर विस्तार से इसमें चर्चा की गई। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति बनी 1958 में बनी। फिर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1959 में बनी, महिलाओं की शिक्षा को लेकर विशेष जोर दिया गया इसमें। हंटर आयोग अंग्रेजों के समय में 1882 में बना। सैंडल आयोग 1917 में बना। और जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में अंग्रेजों काल में रहा है वो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था रही है। मैकाले का विवरण पत्र 1835 में रहा है। वुड का घोषणा पत्र भी 1854 में बड़ा चर्चित रहा है। तो ये सारे आयोग जो हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे और इसे समझना पड़ेगा कि किस समय काल और परिस्थिति में कौन कौन से सुधार भारतीय शिक्षा व्यवस्था में किए गए। शिक्षा की वर्धा योजना आई महिलाओं के लिए, नई शिक्षा नीति बनी 1986 में, और राममूर्ति समिति एक बनी 1990 में बनी। ये सारी आयोग और समितियाँ बनती रहीं लगातार और शिक्षा में सुधार और प्रयोग चलते रहे। यानी कि हम कहें तो आज़ादी से लेकर आज तक भी बहुत सारे आयोग बनते रहे हैं और इसमें शिक्षा को लेकर नए नए प्रयोग और नए नए डेवलपमेंट होते रहे हैं। भारत में अगर अब बहुत फिर शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जब आप प्राचीन कालीन शिक्षा देखेंगे, प्राचीन कालीन कौन सी शिक्षा, महाभारत और रामायण कालीन शिक्षा देखेंगे, वो जो गुरुकुलों में होती थी, गुरुकुल प्रथा में जो होती थी, तक्षशिला और हम भारत का सबसे माना हुआ विश्वविद्यालय रहा है, यहाँ से चाणक्य जैसे शिक्षाविद निकले हैं। तो वो इतनी बढ़िया और प्राचीन संस्कृति, हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था हमारी मजबूत थी, इतना मजबूत स्ट्रक्चर जिसे कोई तोड़ नहीं पाया, लेकिन अंग्रेज़ों ने आके उसे ध्वस्त कर दिया और अंग्रेज़ों ने मैकाले की शिक्षा व्यवस्था से हम पर लंबे समय तक राज किया। तो शिक्षा एक अहम रोल अदा करती है व्यक्ति के जीवन में, परिवार में और फिर समाज में और फिर पूरे राष्ट्र के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए इसके डिटेल में हमें समझना पड़ेगा सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो प्राचीन कालीन शिक्षा कैसी थी, मध्यकाल में भारत में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी, ब्रिटिश काल में कैसी थी, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक कैसी है, और वर्तमान में अभी हाल ही में जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आई हैं, किस तरह से बदलाव हुए हैं, वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। जब आप ये सारे आयोग डिटेल में पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि शिक्षा किस चरणों में कैसे 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 होकर गुजरी है। तो ये एक विस्तृत आपका ये जो पूरा पेपर है समकालीन भारत और शिक्षा, ये इसलिए बीएड के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है कि बीएड के फर्स्ट ईयर के आप बच्चे हो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये इस तौर पे भी है कि आगे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो ये मान के चलिए कि इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपके हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं 5-10 क्वेश्चन इसमें से आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये डिटेल में जो मैंने समझाया है थोड़ा सा, इस पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है आपको समझ में आया होगा। कोई समस्या अगर लगती है या आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ होना चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।